हेलो गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हायर परचेज सिस्टम की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपीटी जीटी पीजीटी कॉमर्स के लिए, और इसके अलावा स्टेट हरियाणा के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हायर परचेज सिस्टम क्या होता है? देखिए, हायर परचेज सिस्टम का मतलब ये होता है कि जब कोई गुड्स किसी को सेल आउट की जाती है एज ए हायर, जब तक उसका लास्ट पेमेंट ना हो जाए, यानी किराए के रूप में उसको हम कंसीडर करते हैं। सपोज करिए कि एक ट्रैक्टर है जिसकी कीमत है 5 लाख रुपए। एक बंदा जो इसको ख़रीदता है, उसने तुरंत 1 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया, और बाकी की जितनी भी पेमेंट है उनके लिए उसने 4 इंस्टॉलमेंट ले ली, जो कि 1 लाख रुपए की एक है। तो यहाँ ये 4 इंस्टॉलमेंट हो गई। अब हायर परचेज में क्या होता है कि जब कोई बंदा गुड्स लेके चला गया, यानी ट्रैक्टर लेके चला गया, और हर साल वो पेमेंट करता है 1 लाख रुपए की, उस गुड्स को यूज़ करने का उसके पास राइट आ जाता है, बट ओनरशिप का राइट उसके पास नहीं आता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? ओनरशिप का राइट नहीं आता है। इसका मतलब ये है कि जब वो फाइनल पेमेंट यहाँ पे कर देगा, ये लास्ट वाली जब पेमेंट कर देगा, तो उसके पास ओनरशिप का राइट आएगा। इसके पहले ये जितनी भी इंस्टॉलमेंट हैं, अगर इनका पेमेंट वो करता है लेकिन लास्ट वाली का पेमेंट नहीं कर पाता, या बीच में से किसी के लिए भी वो डिफ़ॉल्ट करता है, तो जिसने बेचा हुआ है, जिसने ट्रैक्टर सेल आउट किया है, ये राइट उसके पास होता है कि वो अपने गुड्स को वापस कर ले। ये उसके पास राइट होता है। और ये कहाँ कही गई है? ये हायर परचेज सिस्टम में कहा गया है। ये एक रूल है जिसमें ये बातें कही गई हैं कि अगर कोई भी बंदा जिसने आपसे गुड्स परचेज किए हैं ऑन क्रेडिट और इंस्टॉलमेंट में वो पेमेंट करता है, तो ओनर के पास ये राइट होता है कि वो गुड्स को अपने पास वापस कर ले, अगर पार्टी आपकी डिफ़ॉल्ट करती है पेमेंट में। तो आपने कई सारे एग्जांपल देखे होंगे आपके आस पड़ोस में कि इसने एक कोई ट्रैक्टर किसी ने ले रखा है, या कोई गाड़ी उसने रखी है जो इंस्टॉलमेंट पे ले रखी है, बट वो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं किया, तो एजेंसी वाले ने वापस गाड़ी ले ली। तो ये किस वजह से हो सकता है? क्योंकि ये हायर परचेज सिस्टम में यूज़ होता है। हायर परचेज सिस्टम के थ्रू इन चीज़ों को इन चीज़ों की सेलिंग होती है। तो इस वजह से जो ओनर होते हैं, जो वेंडर होते हैं, उनके पास ये राइट होता है कि उसको वापस कर लें। तो यही है हायर परचेज सिस्टम। यहाँ पे कुछ और बातें हम कर लेते हैं। अंडर दिस सिस्टम द हायर परचेजर का मतलब होता है जिसने ट्रैक्टर खरीदा या गाड़ी खरीदी, गेट्स पोसेसन ऑफ द गुड्स एट द आउटसेट एंड कैन यूज इट। उसको उस पर्टिकुलर एसेट को यूज़ करने का राइट होता है, और वो उसको यूज़ करता है। ही विल पेइंग फॉर इट इन इंस्टॉलमेंट ओवर स्पेसिफाइड जो भी टाइम होगा, एज पर एग्रीमेंट, जो भी उनके बीच में आपस में एग्रीमेंट होगा उनको वो पेमेंट करेगा, उन इंस्टॉलमेंट को। द ओनरशिप ऑफ द गुड्स रिमेन्स विद द हायर वेंडर अंटिल द हायर परचेज हैर पेड ऑल द इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पे जो ओनरशिप है वो तब तक हायर वेंडर के पास रहेगा जब तक हायर परचेजर लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर देता है। ईच इंस्टॉलमेंट पेड बाई हायर परचेजर इज ट्रीटेड एज हायर चार्ज फॉर यूजिंग द एसेट। तो यहाँ पे जितनी भी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होता है किसके द्वारा? हायर परचेजर के द्वारा हायर वेंडर को, उन सब को हायर चार्ज के रूप में हम ट्रीट करते हैं। मतलब वो चीज़ें जो होती हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको बताया कि 1 लाख की जितनी भी इंस्टॉलमेंट होंगी उसको हम क्या बोलेंगे? हायर चार्ज। तो ये एज ए हायर चार्ज होंगी। किस लिए होंगी? क्योंकि जो एसेट आपको वेंडर ने दिया है उसके बदले वो एक चार्ज होता है। इन केस he failed to pay any of the installment, even the last one, the hire vendor will take back his goods without compensating द बायर। तो यहाँ पे जो हायर वेंडर होता है उसके पास ये राइट होता है कि लास्ट इंस्टॉलमेंट तक अगर कोई भी इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने में हायर परचेजर डिफ़ॉल्ट करता है, तो वेंडर के पास ये राइट होता है कि जो भी उसने बायर को, जो भी खरीदार जो है, उसने परचेजर को जो भी जो भी चीज़ें बेची हुई हैं उसको वो वापस ले सकता है। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं? सबसे पहले है डाउन पेमेंट। अब डाउन पेमेंट का क्या मतलब हुआ भाई? डाउन पेमेंट का मतलब ये हुआ कि सपोज जैसे हमने एक 800 खरीदी, एक छोटा सा एग्जांपल है, जिसकी मार्केट कीमत है 4,50,000 रुपये। एक बंदा है, उसने 50,000 रुपये तुरंत दे दिया,
और बाकी की 1-1 लाख रुपए की 4 किस्तें इसने बंधवा ली। तो ये जो 50,000 रुपये उसने तुरंत दिया है, यही कहलाएगा आपका डाउन पेमेंट। यानी कुछ पैसा देके आप गुड्स को यानी एसेट को ले लेते हैं और बाकी के जो पैसे बचे रहते हैं उनका इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया जाता है। दिस इज कॉल्ड, यानी जो ये 50,000 रुपये दिया गया है इसी को हम बोलते हैं डाउन पेमेंट। रिपोजिशन, यहाँ रिपोजिशन का क्या मतलब है भाई? रिपोजिशन का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए किसी बंदे ने जो गुड्स को खरीद के ले गया है, अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है पेमेंट करने में, तो वेंडर के पास ये राइट है कि वो गुड्स को रिटर्न ले ले, अपने पास ले ले, और उसको अगर वो चाहे तो उसको सेल आउट कर दे या वेट करना चाहे तो वेट कर सकता है। ये उसके ऊपर राइट होता है। Constituent of hire purchase installment, each installment consists partially of a finance charge and partially of capital payment। तो जितनी भी इनकी जो इंस्टॉलमेंट होती है हायर परचेजर की, उसको हम आधा मतलब ये मानते हैं कि वो फाइनेंस चार्ज है और आधा मानते हैं कि वो कैपिटल का पेमेंट है। हायर वेंडर कौन होता है? हायर वेंडर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो डिलीवरी करता है गुड्स की अलॉन्ग विथ इट्स पोसेशन टू द हायर परचेजर अंडर द हायर परचेज एग्रीमेंट। तो हायर परचेजर को अपने गुड्स को यूज़ करने का राइट देता है कि ठीक है भैया आप इस्तेमाल करिए, लेकिन मैं आपको मालिकाना हक नहीं दे रहा हूँ। सिर्फ आपको गुड्स को यूज़ करने का राइट आपके पास है तब तक जब तक आप हमारी फाइनल पेमेंट नहीं कर देते। फाइनल पेमेंट के बाद गुड्स आपकी है, आप उसमें आग लगा दो, आपकी जो मर्जी वो कर दो, लेकिन उसके पहले तक का ओनर मैं हूँ। यहाँ पे हायर वेंडर का ये मतलब होता है। और हायर परचेजर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो गुड्स को खरीदता है और उसका राइट अपने पास रखता है कि वो उस गुड्स को यूज कर सके जैसे उसकी इच्छा हो वैसे। कैश प्राइस का मतलब यहाँ पे है, कैश प्राइस इज द अमाउंट टू बी पेड बाय बायर ऑन आउटराइट परचेज इन कैश। जब कोई भी बंदा परचेज करता है कैश में तो उसके बदले जो गुड्स का पेमेंट करता है वो आपकी कैश प्राइस कहलाती है। हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस दोनों में डिफरेंस होता है, क्योंकि मान लीजिए कोई गुड्स को आप तुरंत कैश में दे के लाते हैं तो वो चीज़ें आपको थोड़ी सी सस्ती पड़ती हैं इन कंपैरिजन टू हायर परचेज प्राइस। क्यों? क्योंकि कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू हायर परचेज प्राइस। तो हायर परचेज प्राइस में इंटरेस्ट भी इंक्लूड हो जाता है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, जितना टाइम आप उस पर्टिकुलर गुड्स को जब आप खरीदते हैं उस टाइम से लेके जब आप फाइनल पेमेंट करते हैं तब तक का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है उस पर्टिकुलर गुड्स पे। तो ये है हायर परचेज प्राइस। यहाँ पे अगर हम बात करें कि कैश प्राइस किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो दो मेथड हैं, पहला है विदाउट यूजिंग एन्युटी टेबल और दूसरा है विद द हेल्प ऑफ एन्युटी टेबल। तो दो तरीके से आप कैश प्राइस निकाल सकते हैं। तो दोनों के तरीके यहाँ पे दिए गए हैं, कौन कौन से स्टेप को आप फॉलो करेंगे कि आसानी से ये काम हो जाए आपका। तो सबसे पहला है विदाउट यूजिंग एन्युटी टेबल। इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको समझा देता हूँ। पहला स्टेप है कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन इंटरेस्ट एंड अमाउंट ड्यू विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है भाई इसका? देखिए, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट एंड अमाउंट ड्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये करेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा? इंटरेस्ट रेशियो बिटवीन इंटरेस्ट एंड अमाउंट ड्यू, इसका पता चल जाएगा। दूसरा स्टेप है कैलकुलेट द इंटरेस्ट इंक्लूड इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट बाई अप्लाइंग द फॉलोइंग फार्मूला। इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ड्यू एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाइड बाई रेशियो ऑफ इंटरेस्ट एंड अमाउंट ड्यू, जो कि स्टेप 1 में है। स्टेप 3 में है सब्ट्रैक्ट द इंटरेस्ट फ्रॉम द इंस्टॉलमेंट टू गेट द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस एट द टाइम ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। स्टेप नंबर 4 है एड द कैश प्राइस कैलकुलेटेड इन स्टेप 3 ऑफ द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। स्टेप 5 है यहाँ पे कैलकुलेट द अमाउंट calculate the interest on the entire sum, cash price include in the fourth installment plus amount of third installment, deduct this interest from the total amount due at the end of the third year to get the outstanding cash price at the time of third installment। Step number 6 है यहाँ पे add the cash price calculated in step 3 step 5 to the amount of installment due at the end of second year। और स्टेप 7 है, आसानी से आप कर सकते हैं अगर इन स्टेप को आप फॉलो करेंगे
तो यहाँ पे सारे स्टेप्स दिए गए हैं। यहाँ पे मैं तो नॉर्मली आपको समझा ही रहा हूँ, बट आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो आप आसानी से कैश प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं। एन्युटी टेबल के थ्रू अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे नॉर्मल सा फार्मूला दिया गया है, एनुअल इंस्टॉलमेंट इंटू 1+r का होल n-1 डिवाइडेड बाई r ब्रैकेट 1+r का होल n, मतलब इनका है। तो ये इस तरीके से अगर आप करेंगे तो यहाँ पे भी आप एन्युटी टेबल के थ्रू कैश प्राइस निकाल सकते हैं, जो काफ़ी इजी है। तो दो तरीके से यहाँ पे निकाला जा सकता है। इसमें एक और है, इफ़ एन्युटी टू रिकवर ₹1 ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड एट गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन रेट हैं और इंटरेस्ट भी गिवन है। तो एनुअल इंस्टॉलमेंट इंटू आर 1+r का होल पावर n डिवाइडेड बाई 1+r का होल पावर n-1, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट है जो दो तरीके से निकाली जा सकती है। पहला कौन सा तरीका है, व्हेन द कैश प्राइस एंड द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट आर गिवन बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। तो कैश प्राइस भी दी गई है, इंस्टॉलमेंट का भी पता है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गिवन है, तब क्या करेंगे। दूसरा है व्हेन द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज गिवन बट कैश प्राइस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट गिवन। ये सेकंड कंडीशन है। इन दोनों को भी किस तरीके से हम करेंगे, यहाँ पे पहली सिचुएशन को हम फॉलो कर लेते हैं। तो टोटल आपका इंटरेस्ट के लिए हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस हमें पता चल जाएगा कितना अमाउंट है। तो ये सारे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम आसानी से ये पता कर लेते हैं कि इंटरेस्ट जो हम कर रहे हैं कैलकुलेटर वो क्या है। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आपको आसानी से यहाँ पे पता चल जाएगा। तो स्टेप्स आप फॉलो कर लीजिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आप क्वेरी कर लीजिएगा। और ये सेकंड मेथड है जहाँ पे भी ये स्टेप्स दिए गए हैं, आसानी से इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप आसानी से रेट ऑफ इंटरेस्ट और अमाउंट ड्यू ऑन इंस्टॉलमेंट ये सारा चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो काफ़ी इजी स्टेप्स हैं ये सब। यहाँ पे सिचुएशन तीसरी दी गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्हेन द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज गिवन बट कैश प्राइस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट गिवन। तो यहाँ पे किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव इंस्टॉलमेंट इनटू नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, ये पहला है। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव इंस्टॉलमेंट इनटू एन यानी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट -1। थर्ड ईयर के लिए अगर हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव इंस्टॉलमेंट इनटू n-2। और फोर्थ के लिए करना चाहते हैं तो सेम है, डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव इंस्टॉलमेंट इनटू n-3। और फिफ्थ के लिए करना चाहते हैं या उसके बाद के लिए करना चाहते हैं तो डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव इंस्टॉलमेंट इनटू n-4। इस तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके अलावा है मेथड ऑफ अकाउंटिंग, हम दो तरीके की यहाँ पे अकाउंटिंग करते हैं, जो कि है हाई वैल्यू गुड्स। हाई वैल्यू गुड्स जो होती हैं उन्हीं की हम यहाँ पे अकाउंटिंग करते हैं। पहला है कैश प्राइस मेथड और दूसरा है इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। तो कैश प्राइस मेथड में हम कौन कौन सी जनरल एंट्रीज को फॉलो करेंगे इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर और हायर वेंडर, वो हम देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं आपके। यहाँ पे है इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, जब हम एग्रीमेंट करते हैं उस समय एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, कैश का जितना पूरा प्राइस होता है उस पर्टिकुलर एसेट का। और जब यहाँ डाउन पेमेंट करते हैं तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, डाउन पेमेंट का अमाउंट यहाँ पे लिख दिया जाता है। और इंस्टॉलमेंट जब ड्यू होती है तो जनरल एंट्री होती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। और इसके अलावा है व्हेन द इंटरेस्ट इज पेड, इस कंडीशन में जनरल एंट्री होगी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, ये भी आ जाएगी यहाँ पे। और डेप्रिसिएशन आपको पता है हर एसेट पे चार्ज होता है, तो वो जो भी डेप्रिसिएशन होगा वो सिर्फ हायर परचेजर अपने यहाँ बनाएगा, हायर वेंडर नहीं बनाता है। क्योंकि हायर वेंडर के यहाँ कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, आपने कभी नहीं सुना होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हायर वेंडर क्यों नहीं चार्ज करता, तो रीज़न उसका ये है कि आपने देखा होगा गाड़ियाँ शोरूम में खड़ी रहती हैं लेकिन उनकी प्राइस इंक्रीज़ होती है, कभी डिक्रीज़ नहीं होती। रीज़न क्या है, क्योंकि वो डेप्रिशिएट नहीं होती वहाँ पे। जब तक गाड़ी सोल्ड नहीं होती है तब तक उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। तो हायर वेंडर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करता है, ना ही वो उसका अकाउंट मेंटेन करता है। हायर परचेजर हमेशा डेप्रिसिएशन चार्ज करता है, गाड़ी शोरूम से बाहर निकली नहीं कि उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। तो हायर वेंडर नहीं करता, सिर्फ हायर परचेजर करता है। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है आपसे। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट एंट्री हो जाएगी। क्लोजिंग इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये फर्स्ट ईयर के लिए हो जाएगा पूरा एंट्री।
उसके बाद जितने भी ईयर आएंगे यही सारी एंट्रीज आपकी रिपीट होती रहेंगी। इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, अगर हायर वेंडर की बुक्स में हम एंट्री करेंगे तो जनरल एंट्री लिखेगा वो हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर सेल्स अकाउंट, और जब उसको डाउन पेमेंट का पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों? क्योंकि उसके खाते में पैसा आ रहा है या उसको पैसा मिल रहा है, और यहाँ पे रूल है जब पैसा मिलता है तो डेबिट होता है, अपने हम डेबिट में उसको रिकॉर्डिंग करते हैं। इंस्टॉलमेंट बिकम ड्यू होती है तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और जब यहाँ पे रिसीव होती है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। क्लोजिंग इंटरेस्ट अकाउंट में इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये डेप्रीशिएशन नहीं बनाता इसलिए डेप्रीशिएशन नहीं बनाया इसने। फॉर क्लोजिंग हायर परचेज सेल्स अकाउंट, हायर परचेज सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये जनरल एंट्री ये पास आउट करता है। इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में हम किस तरीके से यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं। दिस मेथड इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द सेल्स मेथड except the accounting for interest. Under this method, the hire purchaser is debited with full cash price and interest total included in higher selling price. तो यहाँ पे जो कैश प्राइस है वो हायर परचेजर में डेबिट होगा और इंटरेस्ट का जो टोटल अमाउंट होगा वो हायर सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्रेडिट इज गिवन टू हायर परचेज सेल्स अकाउंट एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट। फोर्थ पॉइंट है इसमें, when the installment is received the bank account is debit and hire purchase account is credit। और लास्ट है यहाँ पे, when installment is received an appropriate amount of interest that is interest for the relevant accounting period is removed from interest expense account and credited to interest account। तो ये कुछ खास बातें हैं। इसके अलावा यहाँ पे आगे भी कुछ है। एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट इंटरेस्ट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पे लास्ट में दिया है द बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट एज ए डिडक्शन फ्रॉम हायर परचेज डेटर। तो ये पूरा इंटरेस्ट सस्पेंस का क्या है ट्रीटमेंट वो यहाँ पे आपको बताया गया। यहाँ पे अगर हम इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के थ्रू अगर जनरल एंट्रीज पास आउट करते हैं तो वो क्या होंगी, हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज सेल्स अकाउंट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। फुल कैश प्राइस यहाँ पे शो होगी, और डाउन पेमेंट रिसीव होने पे बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट होगा। बिकम ड्यू होने पे इंटरेस्ट एक्सपेंस टू इंटरेस्ट अकाउंट, और इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट अकाउंट को यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं। हायर परचेज सेल्स अकाउंट को जब हम क्लोजिंग करते हैं तो हायर परचेज सेल्स अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट ये जनरल एंट्री पास आउट कर देते हैं। तो ये ऑल अबाउट है हायर परचेज सिस्टम के बारे में। एक छोटा सा चैप्टर है, बहुत बड़ा नहीं है, बट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आ सकते बट थोड़े बहुत तो आ ही सकते हैं, जिनकी MCQ मैं आपको अभी थोड़ी देर में फॉरवर्ड करता हूँ। आप प्रैक्टिस करिएगा, कहीं कोई डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।